हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायमेंशनल फार्मूला, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स का। मोमेंट ऑफ फोर्स, ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अब देखिएगा, फोर्स का याद है क्या कि क्या होता था डायमेंशनल फार्मूला? ml t का पावर -2 और डिस्टेंस का l। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो m l का पावर 1 और 1 l का पावर 2 t का पावर -2। चलिए नेक्स्ट कीजिएगा। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। चलिए, फोर्स का आप लोग जानते हैं mlt का पावर -2 और लेंथ का सिर्फ l, तो l से l कैंसिल, मीन्स ये हो जाएगा m l0 t -2। अगर बात करें थ्रस्ट, तो ये थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट भी फोर्स ही होता है, फोर्स का ही एक टाइप होता है। थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स होता है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? जो डायमेंशन फोर्स का है वही डायमेंशन इसका भी हो जाएगा, ml t का पावर -2। अच्छा, अगर यूनिट की बात करें सरफेस टेंशन, फोर्स का यूनिट न्यूटन पर मीटर, इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं टेंशन। तो सबसे पहले समझेंगे कि टेंशन क्या होता है। तो टेंशन भी एक टाइप का फोर्स ही है। टेंशन क्या है? फोर्स है जो स्ट्रिंग में यानी कि रस्सी में होता है। ठीक है, तो जैसे एक स्ट्रिंग है, इससे एक ब्लॉक को लटका दिए तो इस स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है ना, उसी को बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो टेंशन इज अ फोर्स। जब टेंशन फोर्स है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml t का पावर -2। अगर देखें स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अगर फॉर्मूला देखें स्ट्रेस का, तो फोर्स होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट, यूनिट पहले देखते हैं, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml t का पावर -2, ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, और एरिया का l स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? m, ये l का पावर -2 ऊपर जाएगा और +1, तो l का पावर -1 और t का पावर -2, तो ये हो गया स्ट्रेस का डायमेंशन। अगर स्ट्रेन फाइंड करना है, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा L अपॉन L। सबसे पहले समझेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है। जैसे कि एक छोटा सा एरिया है, इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाएं और उतने ही एरिया पे यहां 20 न्यूटन फोर्स लगाएं, तो यहां फोर्स पर यूनिट एरिया किस में ज़्यादा है? यहाँ पे ज़्यादा है ना।
इसने एरिया पे यहां 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था, उतने ही एरिया पे यहां पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इसका मतलब यहां पे स्ट्रेस ज्यादा है, यहां स्ट्रेस कम है। स्ट्रेन क्या होता है ये समझेंगे। अगर एक इलास्टिक मटेरियल है, इस पे फोर्स लगाएं और इसका लेंथ था L, अब लेंथ इसका इंक्रीज हो गया डेल्टा L। ठीक है, जैसे सोचो ना, एक इलास्टिक है, फोर्स लगाए तो ये इलोंगेट होकर के यहां से यहां तक आ गया, ये था L, ये डेल्टा L क्या है, इलोंगेशन है। तो स्ट्रेन बोलते हैं डेल्टा L अपॉन L, डेल्टा L अपॉन L मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखिएगा, इसका ये भी लेंथ, ये भी लेंथ। अच्छा, अगर यूनिट की बात करें तो मीटर अपॉन मीटर कैंसिल, मीन्स यूनिट लेस। डायमेंशन की बात करें तो यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन होगा क्या, नहीं, तो डायमेंशन भी नहीं होगा। m0 l0 t0 मीन्स स्ट्रेन इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का भी हम लोग देखे हैं, m l का पावर -1 t का पावर -2 और स्ट्रेन में m0 l0 t0, यानी कि यही रह जाएगा m l-1 t-2। स्ट्रेस का और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे डिनोट करते हैं I से, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास आप जानते हैं ना, मास मीन्स m, मीटर नहीं होता है, मास होता है मास, और डिस्टेंस का l स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा ml स्क्वायर। अगर यूनिट की बात करें तो मास का यूनिट kg, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर, ये हो गया यूनिट। वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ क्या है, एक वेव का लेंथ है, इट इज लेंथ ऑफ वन वेव। यूनिट अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, मीटर। लेंथ क्या से मेजर करते हैं, मीटर से ना, तो मीटर। m0 l1 t0, तो वेवलेंथ का ये हो गया। अगर देखें फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड,
मीन्स कितना वाइब्रेशन एक सेकेंड पे हो रहा है उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन का कोई यूनिट होगा क्या? नहीं, ये तो एक सिंपली नंबर है। 5 वाइब्रेशन, 10 वाइब्रेशन, 20 वाइब्रेशन, ये क्या है? एक नंबर है, तो इसका कोई यूनिट होगा नहीं। और सेकेंड मीन्स 1/सेकेंड या हर्ज, इसका यूनिट हो गया। डायमेंशन की बात करें तो m0, l0, t-1, नीचे में है सेकेंड तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये होता है टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। यूनिट टेम्परेचर का केल्विन, डिस्टेंस मीटर, केल्विन पर मीटर। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो टेम्परेचर में ऊपर लिखिए m0, l0, t0, k का पावर 1। k टेम्परेचर को डिनोट करते हैं ना k या थीटा से। डिस्टेंस तो यहाँ m0, l, t0, और इसको अगर कंबाइन करें तो m0, l का पावर -1, m0, ये l का पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो l -1, t0 और k का पावर 1। तो ये हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट। नेक्स्ट चार्ज। अच्छा, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, डिनोट करते हैं C से। आप लोग जानते हैं करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो ये चार्ज अपॉन टाइम हो गया करंट। तो हमें चार्ज फाइंड करना है। अच्छा, करंट को तो आप जानते हो ना कि A से डिनोट करते हैं, तो Q इक्वल्स टू I इंटू T। I करंट तो यूनिट एम्पियर, टाइम तो सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड यूनिट हो गया। अगर डायमेंशन लिखना है चार्ज का तो m0, l0, t टाइम है ना, ये टाइम तो t1। टेम्परेचर भी नहीं है, एम्पियर, ये I है ना तो एम्पियर तो A1। तो A1 t का पावर 1, ये हो गया चार्ज का डायमेंशन। पोटेंशियल, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, एनर्जी इक्वल टू, अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो अभी सीख ले। एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, एनर्जी किसके बराबर होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, m l² t का पावर -2 और चार्ज का A1 एंड T1। तो ओवरऑल हो जाएगा m l2 t का पावर -1 और ये आएगा तो -3 a का पावर -1। तो ये हो गया आपके पोटेंशियल का डायमेंशन। नेक्स्ट देखते हैं रेसिस्टेंस।
ये सब चीज आप लोग 10th में थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला जानते होंगे, पढ़े होंगे 10th में। रेसिस्टेंस, ये जानते हो ना, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। तो V होता है पोटेंशियल, I होता है करंट और R होता है रेसिस्टेंस। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। अभी आप लोग जल्दी से करें, V का आप लोग जानते हैं ना कि क्या होता है, mL2 टी का पावर -3, mL2 टी का पावर -3 A का पावर -1 और करंट का AT। अगर इसे देखें तो mL2 टी का पावर -3 और ये जाएगा तो -4 और A का पावर -2। ये हो गया रेसिस्टेंस का डायमेंशन, mL2 टी का पावर -4 और सॉरी नीचे में सिर्फ करंट है ना, तो ये T क्यों होगा, सिर्फ ये, तो T का पावर -3 और A का पावर -2। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ये कूलम्ब्स लॉ भी आप लोग 10th में थोड़ा सा पढ़े होंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसमें भी एक डायमेंशन पूछेगा, उसको फाइंड करके फिर दिखाते हैं। तो देखो कूलम्ब्स लॉ क्या था ये समझो। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लास्ट दिन बताए थे ना कि दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, कितने फोर्स से, तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर फोर्स से। उसी तरीके से अगर एक चार्ज Q1 है और कोई दूसरा चार्ज Q2 है, इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो दो चार्ज अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों नेगेटिव चार्ज है तो भी रिपेल करेगा। मीन्स सेम नेचर का है तो रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर का चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा तो उसके लिए क्या लगेगा, उसमें फोर्स लगेगा। और वो फोर्स जो होता है दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, Q1 Q2, R डिस्टेंस, ठीक है, और F फोर्स। अब देखिएगा ये K का एक वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का वैल्यू होता है। और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, K क्या है, एक कांस्टेंट है, कूलम्ब्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का परमिटिविटी। 12 में जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, तो वहां पे इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करके देखेंगे। अभी तक बस आप ये ध्यान रखें क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछा हुआ आपको मिलेगा तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई तो आप लोग जानते हैं ना, 22/7 वाला 3.14 वो, और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिएगा अगर K का डायमेंशन, तो हमारे पास एक रिजल्ट है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से अगर बोले K का डायमेंशन फाइंड करने के लिए तो फोर्स का आप जानते हैं ना, mL T का पावर -2, K को K रहने दो। चार्ज का यूनिट अभी हम लोग तुरंत देखे थे, क्या होता है,
चार्ज का A1 T1 और इस चार्ज के लिए भी A1 T1। R क्या है डिस्टेंस, तो L स्क्वायर, और इसका स्क्वायर है तो L स्क्वायर। K अगर फाइंड करना है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M L का पावर 3 T का पावर -2 और ये डिवाइड में चला जाएगा, A का पावर 2 और T का पावर 2। ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, M L का पावर 3 T का पावर -2 और ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 यानी -4 A का पावर -2। A मीन्स एम्पियर। तो K का डायमेंशन पूछा तो ये हो गया K का डायमेंशन। अगर पूछ लेता एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन तो क्या करते, देखो पहले K का डायमेंशन आप जानते हो ना, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप तो ऐसा करना ना कि K की जगह पे रख देना 1। पहले ये देख लो, पहले K का आप जानते हैं, K का जानते हैं M L3 T का पावर -4 A का पावर -2 और इधर 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या दोनों का रेसिप्रोकल बोलो, इसको इधर भेज दिए इसको इधर आ गया, तो ये आ गया 1/M L3 T का पावर -4 A का पावर -2। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ये ऊपर जाएगा तो M -1 L -3 T का पावर 4 A का पावर 2, ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का। मीन्स सीधा देखो ना, K और एप्सिलॉन नॉट में कैसा रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो जो K का आएगा ना, इसी का हर एक जगह माइनस लगा दे तो क्या आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे पावर को तो वो एप्सिलॉन नॉट का आ जाएगा। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं ना तो यहीं पे आप क्या कीजिए, K की जगह पे क्या रख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख दे। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। और यहां से एप्सिलॉन नॉट का निकालिए। 4 पाई का तो कोई सेंस नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि इसका कुछ डायमेंशन होता नहीं है, ये तो कांस्टेंट नंबर है ना, इसीलिए। नेक्स्ट देखिएगा, प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग यूनिट्स। मीन्स ये प्रीफिक्सेस क्या होता है, सबसे पहले प्रीफिक्सेस किसी भी चीज के आगे लगता है। प्रीफिक्स सफिक्स आप लोग जानते हैं ना, पहले लगना और बाद में लगना। तो प्रीफिक्स किधर लगता है, आगे लगता है, पहले लगता है। ये प्रीफिक्स मैग्नीट्यूड को बताता है। क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। प्रीफिक्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट। यूनिट का मैग्नीट्यूड बताता है। ये यूनिट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक है, या डायमेंशनल, वही, दे कैन नॉट कन्वर्ट अ यूनिट इनटू अनदर यूनिट। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट नहीं करता है। इन अदर वर्ड्स, ऑन यूजिंग प्रीफिक्सेस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम। बोला क्या ना कि अगर हम प्रीफिक्स यूज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज हो जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रीफिक्सेस होते हैं। ऐसे प्रीफिक्सेस तो बहुत से होते हैं, लेकिन हम लोग उसको देखेंगे जो जनरली यूज में आता है। जो यूज में नहीं आता है कभी, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। जिस सीरीज में मैं लिख रहा हूं ना, वैसे ही आप याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, 6 हो गया ना, और 6 और डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। ठीक है, ये प्रीफिक्सेस याद रखना है।
हमेशा यूज होगा, पूरे 11-12 में यूज होगा, और आगे भी, सिर्फ 11-12 ही नहीं, आगे भी यूज होता है। तो टेरा का मतलब हुआ 10⁻12। तो 10⁻12 kg को हम बोल सकते हैं 10⁻12 टेरा। गीगा का मतलब हुआ 10⁹, मेगा का मतलब 10⁻6, किलो 10⁻3, हेक्टो 10⁻2 एंड डेका 10⁻1। यहां पे देखिएगा सेम उल्ट, जैसे ऊपर से नीचे आए ना, नीचे से ऊपर चले जाओ माइनस लगा करके। डेसी का मतलब 10⁻−1, सेंटी का मतलब 10⁻−2, मिली मतलब 10⁻−3, माइक्रो 10⁻−6, मेगा नैनो 10⁻−9 और पीको 10⁻12। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, यही प्रीफिक्सेस बार बार यूज होंगे। तो इन सब का मतलब, गीगा मतलब क्या, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो, इसका सिंबल भी याद आना चाहिए, सिंबल या रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन हम फिर से इसलिए लिख रहे हैं ना, क्योंकि बार बार लिखे तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। टेरा को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, मीन्स टेरा पूरा नहीं लिख करके कैपिटल टी लिख देंगे। गीगा के जगह पे कैपिटल जी, मेगा के जगह पे कैपिटल एम, किलो के जगह पे कैपिटल की, हेक्टो के जगह पे कैपिटल एच, डेका के जगह पे स्मॉल डी ए, डेसी के जगह पे स्मॉल डी, सेंटी के जगह पे सी, मिली के जगह पे स्मॉल एम, माइक्रो के जगह पे ऐसे म्यू, इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू, MEW, म्यू, माइक्रो को, नैनो को एन, पीको को स्मॉल पी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। अगर ऐसा लिखा हुआ रहे 10 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 माइक्रो को म्यू से और कूलम्ब सी से, या ये ऐसे भी लिख सकते हैं 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम्ब। बोले यहां तक कोई दिक्कत? अगर रहे 5 नैनो सेकेंड, तो 5, अब बताओ नैनो को स्मॉल एन और सेकेंड को सेकेंड। नैनो क्या था, 10⁻⁻9 सेकेंड। नैनो मतलब 10⁻⁻9। ये रहे 1 गीगाहर्ट्ज। बताइएगा गीगा का मतलब क्या होता है, 10⁻9। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1 गीगाहर्ट्ज या 1 × 10⁻9 हर्ट्ज। गीगा मतलब 10⁻9 या 10⁻9 लिखा रहे तो गीगा भी लिख सकते हैं। अगर रहे 1 किलो वाट
आवर। अच्छा, ये बीच में ऐसे दिया हुआ रहता है ना, जैसे थोड़ा देर पहले हम लिखे थे न्यूटन मीटर, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि ये यूनिट सब क्या है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। डैश का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई। तो 1 किलोवाट आवर, तो देखेंगे इसको कैसे करते हैं। तो 1 किलो के जगह पे 10 का पावर 3, वाट को रहने दो वाट। अच्छा ये बताओ पहले, ये वाट क्या है? पावर है। आवर तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही होता है पावर। तो इसको लिख ले, वाट को जूल अपॉन सेकेंड। पावर होता है वाट आवर, वाट होता है पावर, और वाट क्या होता है? जूल पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं 1 वाट। और आवर को आवर लिखो। अच्छा, तो 1 इंटू 10 का पावर 3 जूल सेकेंड। यहां पे आवर को 1 आवर में कितना? 60 इंटू 60 सेकेंड लिख सकते हैं। मीन्स 3600 इंटू 10 का पावर 3, सेकेंड टू सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, जूल। मीन्स 36 इंटू 10 का पावर 5 जूल। अगर यहां पे डेसिमल लगा दे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 6 जूल। और 10 के पावर 6 को क्या बोलते हैं? मेगा। तो 3.6 मेगा जूल या 3.6 मेगा जूल। 1 किलोवाट आवर को अगर जूल में कन्वर्ट करें तो अब देखिएगा, इसका 1 किलोवाट आवर का डायमेंशनल फॉर्मूला और जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। यूनिट कुछ भी अगर जैसे ये रहे, देखो 1 किलोमीटर, ठीक है। अब 10 तो किलोमीटर्स नहीं लिखते हैं, यूनिट में एस नहीं लगाते हैं, इसको भी लिखेंगे 10 किलोमीटर ही, ठीक है। ये सही तरीका है, किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि प्लूरल है तो इसमें एस या ईएस लगा दें, वो नहीं करते हैं। अगर ये बोले 10 किलोमीटर को कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, ठीक है, तो 10 किलो का मतलब अभी तुरंत बताए थे 10 का पावर 3, और मीटर है तो मीटर को लिख लो ऐसे। तो 10 का पावर 3 4, मीटर को कितना लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। मीन्स 10 का पावर 4 और 2 10 का पावर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर जो हुआ 10 का पावर 6 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं 1 मेगा सेंटीमीटर। 10 के पावर 6 को मेगा भी बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सम स्पेशल प्रीफिक्सेस। सम स्पेशल प्रीफिक्सेस। इसमें सबसे पहला देखते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं ए, ऊपर में ऐसे एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम इज
यूनिट ऑफ लेंथ। ये क्या चीज में एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं? लेंथ मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं। एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 का पावर -10 मीटर। अगर लिखा हुआ रहे 5 एंगस्ट्रॉम तो क्या लिखेंगे? 5 इंटू 10 का पावर -10 मीटर। एक और प्रीफिक्स होता है माइक्रोन। माइक्रोन इसको डिनोट करते हैं म्यू से। तो माइक्रोन 1 माइक्रोन इक्वल्स टू म्यू एम मीन्स 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 1 माइक्रोमीटर। It is also used to measure length। माइक्रो आप लोग जानते हैं ना, 10 का पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो, और मीटर तो जानते हैं। तो 1 माइक्रोन कितना होगा? 10 का पावर -6 मीटर। और ये माइक्रोन भी किस चीज का यूनिट है? लेंथ मेजर करने का यूनिट है। तो अगले लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।